नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा और आज हम बात करेंगे राहु और केतु की। राहु और केतु का विचार कैसे करते हैं और राहु और केतु से राजयोग कैसे बनता है, यह भी हम देखने वाले हैं। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अब कोई भी जन्मपत्रिका हो, राहु और केतु दिखाई देने वाले ग्रह नहीं है। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। राहु और केतु इमेजिनरी प्लैनेट है, ये हमें दिखाई नहीं देते अन्य ग्रहों की तरह। और जिस स्थान पर चंद्रमा का रास्ता पृथ्वी के रास्ते को काटता है उस स्थान का नाम राहु है और केतु है। ठीक है, ये जो चंद्रमा है वह अपने रास्ते जा रहा होता है और पृथ्वी का भी एक परिक्रमा पथ है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी अपना एक रास्ते पे जाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। चंद्रमा पृथ्वी के रास्ते को दो जगह काटता है, एक राहु बनता है और दूसरा केतु है। अब ध्यान रखें, ये दोनों बिंदु जहाँ जो कटान बिंदु हैं एक दूसरे से ठीक 180 अंश की दूरी पर है। तो एक राहु होता है और ठीक उसके सामने जो दूसरा कटान बिंदु है वह केतु कहलाता है। यह राहु और केतु जिस जिस भाव में हो, किसी भी जन्मपत्रिका में राहु और केतु जिस जिस भाव में हो, जिस जिस भावेश के साथ हो, उसका सा फल दिखलाते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु लग्न में बैठा हो और किसी अन्य ग्रह के साथ ना हो तो वह लग्न स्थान और लग्नेश का फल दिखलावेगा। यदि किसी कुंडली में राहु किसी ग्रह के साथ बैठा हो तो साथ वाला ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव का फल भी राहु देता है। उदाहरण के लिए एक जन्म कुंडली आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। यहाँ पर देखिए राहु प्रथम स्थान में अर्थात लग्न में विराजमान है, नवमेश के साथ है। इस कारण अब यहाँ पर नवमेश कौन है? चंद्रमा है। तो यहाँ पर राहु लग्न में नवमेश चंद्रमा के साथ है, इस कारण राहु चंद्रमा का फल देंगे, साथ ही साथ लग्न स्थान एवं लग्नेश मंगल का भी फल देंगे। इसी प्रकार सप्तम स्थान में आप देखेंगे तो यहाँ पर केतु विराजमान है, बृहस्पति के साथ है। इस कारण केतु बृहस्पति का यानी बृहस्पति का फल देंगे। बृहस्पति दूसरे और पांचवें घर का स्वामी है यहाँ पर, इस कारण दूसरे और पांचवें घर के स्वामी का फल देंगे तथा सप्तम स्थान का भी फल देंगे, क्योंकि सप्तम स्थान में केतु बैठे हैं और सप्तम स्थान के स्वामी शुक्र हैं यहाँ पर, इसलिए शुक्र का भी फल यहाँ पर प्रबलता से दिखलाएंगे केतु महाराज। अब हम बात करते हैं। अब देखिए बहुत से विद्वान हैं जो यह मानते हैं कि राहु केतु दृष्टि द्वारा भी संयुक्त होते हैं तो भी संबंध मानते हैं, परंतु कुछ अन्य विद्वान का मत है कि राहु और केतु किसी ग्रह के साथ युति हो तभी इस संबंध को मानना चाहिए। यदि दृष्टिवत कोई संबंध बन रहा हो और उसको माना भी जाए तो राहु या केतु से जो सप्तम ग्रह हो उस ग्रह को भी राहु केतु का ही संबंधी मानकर उस ग्रह का भी राहु केतु पर प्रभाव होगा। कहने का तात्पर्य है कि राहु और केतु किसी ग्रह के साथ है तो युति संबंध मानते हैं। दृष्टि का संबंध है तो कहते हैं कुछ विद्वान कि नहीं, इसको नहीं मानना है, परंतु कुछ विद्वान ये कहते हैं कि दृष्टि संबंध मानना भी है तो सप्तम दृष्टि ही अत्यधिक प्रभावी मानी जाएगी, सप्तम दृष्टि के साथ ही संबंध माना जाएगा। अब यदि यह सिद्धांत माना जाए तो यहाँ स्क्रीन पर जो दी हुई कुंडली है आपके समक्ष, इसमें देखिए राहु न केवल लग्न लग्नेश तथा चंद्रमा का फल देंगे परंतु बृहस्पति का भी फल देंगे, क्योंकि राहु से सप्तम भाव में बृहस्पति है। बृहस्पति की ठीक 7वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है।
अब हम चलते हैं राजयोग की बात करते हैं। क्या राहु और केतु राजयोग भी बनाते हैं? जी हाँ, ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति होती है जहां पर राहु और केतु राजयोग भी बनाते हैं। आइए बात करते हैं उसी की कि यदि किसी जनपत्रिका में राहु या केतु त्रिकोण में बैठे हों। अब त्रिकोण प्रथम, पंचम और नवम भाव माना जाता है, तो यहाँ पर पंचम और नवम ही हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो प्रथम भाव है वह लग्न भी मतलब केंद्र भी होता है। प्रथम भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों में होता है। तो यहाँ पे अगर हम शुद्ध त्रिकोण की बात करेंगे तो यहाँ पे हम पंचम और नवम की ही बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राहु और केतु से बनने वाले राजयोग की बात कर रहे हैं। पहला राजयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि यदि राहु या केतु त्रिकोण में बैठे हों और किसी केंद्रेश से संबंध करते हों, अर्थात केंद्रेश भी त्रिकोण में बैठे हो, राहु या केतु के साथ बैठे हों, तो राजयोग होता है। अब देखिए केंद्र क्या होता है? पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव। और हमने अभी क्या बात की कि राहु या केतु त्रिकोण में बैठे हों, मतलब पंचम या नवम भाव में बैठे हों, और केंद्र का स्वामी अर्थात पहले, चौथे, सातवें या फिर 10वें भाव का स्वामी राहु या केतु के साथ त्रिकोण में विराजमान हो, तो यह राजयोग होता है। अर्थात ऐसा त्रिकोण में बैठा हुआ राहु या केतु अपनी दशा अंतरदशा, जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी उसमें उत्तम फल दिखाता है। राजयोग का फल किस प्रकार का होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि राहु पंचम में बैठे हैं या नवम में बैठे हैं, तथा लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश या दशमेश अर्थात केंद्र के स्वामी किसके साथ बैठे हैं। यह भी निर्भर करता है यह बताने के लिए कि राजयोग का फल किस प्रकार का होगा। इन विचारों के अतिरिक्त जिस ग्रह के साथ बैठा है वह किस किस बात का कारक है। राहु और केतु त्रिकोण में तो है, केंद्र के स्वामी के साथ भी है, लेकिन वह केंद्र का स्वामी, वह ग्रह किस किस बात का कारक है, यह भी विचार करना चाहिए कि राजयोग किस प्रकार का बनेगा। अब हम बात करते हैं अगला राजयोग कैसे बनेगा। अब यदि राहु या केतु केंद्र में बैठ जाए और त्रिकोणेश अर्थात नवम भाव के स्वामी या पंचम भाव के स्वामी ये भी केंद्र में बैठ जाए। पुनः कहना चाहूंगा, राहु या केतु केंद्र में बैठ जाएं और त्रिकोण के स्वामी अर्थात नवमेश या पंचमेश भी राहु या केतु के साथ बैठ जाए, तो यह भी विशेष राजयोग बनाता है। अब जैसा कि हमने अभी बात की थी कि किस केंद्र में बैठा है और किस त्रिकोणेश के साथ बैठा है। राहु या केतु केंद्र में तो बैठ गए, लेकिन केंद्र में 4 भाव हैं, पहला, चौथा, सातवां, 10वां। किस केंद्र में बैठा है राहु या केतु और उसके साथ कौन सा त्रिकोणेश बैठा है, पंचमेश बैठे हैं या नवमेश बैठे हैं, यह देखना है। इस तारतम्य से किस प्रकार का राजयोग होगा यह निर्णय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आज इस टॉपिक को हमने देखा कि राहु और केतु के फल का विचार किस प्रकार से करना चाहिए, साथ ही साथ राहु और केतु से राजयोग कैसे बनते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। जो लोग ज्योतिष सीखने की इच्छुक हैं वे हमारी वेबसाइट www.27nakshatra.com पर जाकर हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।